हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं संघीय व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम। और ये फेडरल सिस्टम यूएसए में चलता है और हमारे देश में कनाडा का मॉडल लिया गया है, जिसे बोलते हैं यूनियन सिस्टम या यूनियन। तो इन दोनों का हिंदी में जो ट्रांसलेट होगा वो संघीय ही होगा, संघ। और लेकिन अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो फेडरल यूएसए में आता है और यूनियन भारत में। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, संघीय व्यवस्था कैसी होती है। तो संघीय व्यवस्था को एक संघ के रूप में देखते हैं, जहाँ पे दोहरी सरकार होती है और इसके अपोजिट होता है एकात्मक सरकार। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होगी, वहीं एकात्मक व्यवस्था में एकल सरकार होती है, जो राष्ट्रीय सरकार होती है, जिसकी समस्त शक्तियाँ सरकार एकल सरकार में होती हैं, वो चाहे क्षेत्रीय सरकार हो चाहे जो हो केंद्रीय सरकार हो। लेकिन यहाँ पे दोहरी शक्तियाँ होंगी, राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय सरकार के पास, क्षेत्रीय शक्तियाँ क्षेत्र सरकार के पास होंगी। इसमें लिखित संविधान होगा और यहाँ पे संविधान लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी। और संघीय सरकार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के में शक्तियों का विभाजन होता है, जैसा हमने देखा। यहाँ पे विभाजन हो भी यहाँ विभाजन तो नहीं होगा, क्योंकि समस्त शक्तियाँ किसके पास होंगी, एक सरकार के पास होंगी। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है, यहाँ संविधान को सर्वोच्च भी रखा जा सकता है या नहीं भी, कुछ ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ कठोर संविधान होगा और एकात्मक सरकार में कठोर या लचीला, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे संघीय सरकार की विशेषता है कि यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, जो अपने अधिकार स्वयं ले सकेगी और उसके अधिकारों पर किसी की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन एकात्मक सरकार में स्वतंत्र नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में और राज्यसभा, हाँ, लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जन का प्रतिनिधित्व, और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है, यहाँ नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार हमने समझा कि संघीय और सरकार एकात्मक सरकार में क्या डिफरेंस। अब हम देखने वाले हैं संघ शासन का मतलब, कि संघ शासन का मतलब क्या होता है। तो संघ शासन से अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं फर्डस। तो इसको लैटिन में फर्डस बोलते हैं। और जैसा हमने जाना कि दो अर्थ, हिंदी में तो संघ ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में फेडरल और यूनियन होगा, जिसका अभिप्राय होता है समझौता या संधि। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है, जिसे विभिन्न इकाइयों की भी संधि या समझौते के तहत निर्मित किया जाता है। यानी संघ शासन का मतलब होता है कि कई राज्य आपस में जुड़ के एक बड़ा सा संघ बनाए, कई प्रांत जुड़ के एक बड़ा सा संघ बना ले, तो इसे संघ शासन कहा जाता है। अब इसमें हम देख सकते हैं इसके यहाँ पे संघ शासन के दो रूप से निर्मित होता है, एक तो एकीकरण द्वारा और दूसरा विभेदीकरण द्वारा। अब एकीकरण में कैसे होता है, तो एकीकरण में जब राज्य जो होते हैं, वो कई सारे राज्य जो होते हैं वो या तो पिछड़े हुए होते हैं या तो उनकी सैनिक कमजोरी वाले होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जब प्रांत कमज़ोर होंगे तो वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहेंगे। हम खुद ही इसको अज्यूम कर सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी प्रकार से जब राज्य स्वतंत्र नहीं होते हैं, पिछड़े राज्य होते हैं, सैनिक कमजोरी होती है, वो अपना रक्षण नहीं कर सकते हैं, तो वो मिलकर एक बड़ा सा बड़ा सा समूह बना लेते हैं, जिसे संघ का नाम दिया जाता है। अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। अमेरिका में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो अमेरिका में जब वहाँ पे उपनिवेशवाद का अंत हुआ तो वहाँ पे एकीकरण के द्वारा ही संघ बनाया गया। वहाँ पे 50 प्रांत थे, उन्होंने मिलकर एक यूएसए संघ बनाया। अब दूसरे मामले में देखते हैं जो विभेदीकरण द्वारा बनता है। वहाँ पे कैसे बनता है, बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ राज्यों को स्वायत्तता होती है, जैसे कि कनाडा। और यही चीज़ हमारे इंडिया में भी लागू होती है कि जब बहुत सारे राज्य एकीकृत हो जाते हैं, जैसे हमारा भारत देश था, तो जब वहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि सब कमज़ोर थे। हाँ, उसको एकीकृत किया गया। वहाँ पे विभिन्नता तो थी काफ़ी, लेकिन उसको एकीकृत किया गया। इस प्रकार हमने समझा कि संघ शासन को दो रूपों से निर्मित होते हैं, एकीकरण। अब हम देखते हैं भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। अगर हमने संघीय सरकार अपनाया तो क्यों अपनाया, हम एकात्मक सरकार भी अपना सकते थे। तो इसके दो कारण हैं यहाँ पे। एक तो अपना देश बहुत बड़ा था, जैसा हम समझते हैं कि वहाँ पे पहले कितने सारे राज्य थे और कितने सारे राज्य जो थे वो अपने अधिकारों के प्रति, मतलब जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते थे।
तो हमारा देश बहुत बृहद आकार था और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी थी, बहुत ज़्यादा विविधता थी यहाँ पे। तो इस प्रकार इनको ऐसे एकता, इनमें एकता बनाए रखने के लिए इसको एक संघ में परिवर्तित किया गया। और संघीय व्यवस्था न केवल सरकार की शक्ति बढ़ती है, संघीय व्यवस्था में सरकार की शक्ति न केवल सरकार की शक्ति बढ़ती है बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता भी होती है और राष्ट्रीय एकता भी होती है, क्योंकि यहाँ पे दोहरी सरकार होती है। तो हमें पता है कि केंद्र सरकार भी मजबूत होती है और क्षेत्रीय सरकार को भी स्वायत्तता होती है, क्योंकि हमारे संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जहाँ पे तीनों को अपने अपने अलग अलग काम दिए गए। केंद्र सूची वाले केंद्र सरकार अपने कानून बनाएगी, राज्य सूची वाले राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची वाले केंद्र सरकार बनाएगी, या राज्य सरकार भी उससे बना सकती है। तो अब हम देखते हैं संघ शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि संविधान में संघ का इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं। तो इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद जो 1 है वो कहता है कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो वहाँ पे न केवल संघ बल्कि राज्यों के संघ के रूप में भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो इस तरह हम जानते हैं, इस तरह हमने समझा कि संघ क्या है और संघ का। अब हम देखते हैं कि यूएसए में फेडरल है, यूएसए में भी संघीय व्यवस्था है और भारत में भी संघीय व्यवस्था है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है? तो जब बात आती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राज्यों के संघ से 2 बातें उभर के आती हैं। जो हमारा भारत है, मानी जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो इससे 2 बातें निकल जाती हैं। तो अमेरिका में क्या था, सब प्रांत मिलके 50 प्रांत मिलके आपस में सहमति से एक संघ बना रहे थे, यानी कि वे कभी भी अलग हो सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आप कभी अलग नहीं हो सकते हो, हमें ये नहीं है कि कैलिफोर्निया है तो वो अलग नहीं होगा, वो अलग हो सकता है। तो अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय राज्य संघों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, यानी जो भारत में संघ बना वो राज्यों के बीच सहमति से नहीं बना था। ओके, सहमति से नहीं बना था। राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों को अधिकार भी नहीं है कि वे अलग हो जाएं। कल ऐसा नहीं हो सकता कि मणिपुर कहे कि नहीं मुझे अलग होना है, और कल असम कहे कि मुझे अलग होना है, मुझे चीन में विलय करना। इस तरह होने लगेगा तो यहाँ सिविल वार हो जाएगा। यहाँ पे सिविल वार नहीं, यहाँ पे संविधान के आर्टिकल 3, 5, 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि राज्यों को अधिकार नहीं कि वे अपने संघ से अलग हो सकें। हाँ, उनको स्वायत्तता पूरी है अपने कानून बनाने की, अपनी बातें रखने की, लेकिन हाँ उनको ये अधिकार नहीं कि वो संघ से अलग से हो सकें। इस तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कैसे यूएसए से अलग है। अब हम देखते हैं जो हमने कनाडा का मॉडल लिया है वो किस प्रकार काम करता है या किस प्रकार भारत से उसकी समानता है। तो जो कनाडा का मॉडल है संघीय व्यवस्था का, वो उसकी पहली विशेषता है कि इसका निर्माण जो है वो बिल्कुल विखंडित होने के तरीके से नहीं हुआ है, उसमें एकता है, यानी वो जो प्रांत जुड़े हैं उनमें एकता है। और दूसरा है संघ शब्द का प्रयोग, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग हुआ है और भारत में भी संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके है कि इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ये सब था तो राज्यों जब 2 सरकार थी और एकात्मक में 1 सरकार थी, तो इसमें भी एक ही शक्तिशाली है और इसमें भी यहाँ पे भी देखिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कर दी, केंद्र को अधिक शक्तिशाली कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इतने सारे राज्य हैं, अगर इतने सारे राज्य हैं इनको एक व्यवस्था में बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं केंद्र को मजबूत होना पड़ेगा। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्यों को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, कैसे एक शासन व्यवस्था कायम की जा सकेगी। तो इस प्रकार जैसे आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों पर, तो भी एक व्यवस्था सुचारू करने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वो सभी राज्यों का नेतृत्व कर सके। इस प्रकार हमने देख लिया है संघीय व्यवस्था,
तो संघीय व्यवस्था से मेन टॉपिक यही है कि इसकी विशेषताओं में देखेंगे कि इसमें दोहरी सरकार है, लिखित संविधान है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार को मध्य शक्ति का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनी विधायिका है। इस प्रकार ये सब संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। थैंक यू।